तो बच्चों अगला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम नंबर्स की सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर मैंने 4 सीरीज बनाई रखी है नंबर्स की। ये 4 सीरीज बना रखी है डिफरेंट नंबर्स की। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर सीरीज में कोई रैंडमली कोई भी नंबर आ गया है, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, अचानक से 6 आ गया। वैसे यहाँ पे 4 आ गया, 8 आ गया, फिर 12 आ गया। इसमें देखिए 4 है, 7 है, 10 है, ऑड इवन ऑड की सीरीज बन रही है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए और पॉजिटिव नंबर भी आ गए। तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सीरीज आप देख सकते हैं। तो चलिए इन सीरीज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए इसे हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, क्योंकि ये सबसे पहले है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है। फिर ये क्या हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। ये फर्स्ट हुई तो ये क्या हुई, सेकंड। और ये क्या हुई, ये हुई थर्ड टर्म। वैसे ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। वैसे यहां पर भी देखेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 4। यह है सेकेंड टर्म, यह थर्ड टर्म, यह फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। सब में 6 टर्म्स लिखी हुई है। इसमें देखेंगे इस वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, -5। सेकेंड टर्म क्या है, -3। थर्ड टर्म क्या होगी, -1 एंड 1 एंड 3 एंड 5 एंड सो ऑन। तो चलिए टर्म्स तो हमने देख ली कि हर एक नंबर जिनको कॉमा से डिवाइड करा गया है उन्हें हम बोल रहे हैं कि वो टर्म है। अब बात करते हैं इनके ऑर्डरिंग की, कि इनको ऑर्डर किस तरीके से करा गया है। देखिए इन सभी सीरीज में एक कॉमन बात है कि जो फर्स्ट टर्म है वो बहुत छोटा है, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे टर्म वो बड़ी होती जाएगी। जैसे 2 है, 4 2 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, 12 10 से बड़ा है। वैसे इधर भी हो रहा है, 4 8 12 16। जैसे जैसे लेफ्ट राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टर्म्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। वैसे यहां भी हो रहा है। देखिए 4 7 बड़ा है 4 से, 7 एंड 10 बड़ा है 7 से, 10 एंड 13 बड़ा है 10 से। तो सबके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब में एक पैटर्न है, एक पैटर्न से इन सबको लिखा गया है। वैसे अगर इसकी बात भी करें तो -5 एंड -3 कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। वैसे -3 एंड -1 में से कौन बड़ा हुआ, -1। तो जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे वैसे वैसे हमारी टर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैसे हम एक ऐसा भी तो पैटर्न बना सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे 5 3 1 -1 -3 -5। इसमें जैसे जैसे राइट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे टर्म की वैल्यू कम होती जा रही है। इसके अकॉर्डिंग अगली टर्म क्या आनी चाहिए, -7 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 में से 2 रिड्यूस करा तो 3 आ गया था, 3 में से 2 रिड्यूस करा तो 1 आ गया था, 1 में से 2 रिड्यूस करा तो -1 आ गया, उसमें से 2 कम करा तो -3 आ गया, उसमें से 2 और कम करा तो -5 आ गया। अब इसमें से -2 और करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो इन सभी सीरीज को हमने कुछ पैटर्न में, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है। इस ऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। और सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। So sequence are some numbers arranged in a definite order according to a definite rule. Some numbers, यहां देखिए कुछ नंबर्स हैं ये, arranged in a definite order. इसका ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। So definite order according to a definite rule. According to a definite rule. यहां हमने देखा था हर नंबर में से जो नेक्स्ट डिजिट थी वो 2 कम थी, 2 नंबर कम थी। जैसे 5 से 2 कम था 3, 2 से 2 कम है 1, उससे 2 कम है -1, उससे 2 कम है -3। वैसे अगर यहां बात करें तो 4 + 3 is 7 and 7 + 3 is 10 and 10 + 3 is 13 and 13 + 3 is 16 and 16 + 3 is 19। तो देखिए कुछ रूल है, हर सीरीज के कुछ रूल हैं जो ये फॉलो कर रहे हैं, और कुछ डेफिनेट ऑर्डर है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वैसे इधर देखिए एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हम देख ही सकते हैं। दूसरा इसका अगर हम रूल देखें तो होगा 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 is 12। वैसे हम और भी बात कर सकते हैं, सिर्फ यही सीरीज नहीं है और बहुत सारी हम सीरीज देख सकते हैं। जैसे
2, 4, 8, 16, 32, 64। ये कैसे आ रहे हैं? 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, 32 into 2 is 64। तो ये क्या है? ये भी एक सीक्वेंस है। वैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं। 3, 9, 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, 27 into 3 is 81। और इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ सकता है। और ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रेसिडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, उसे हम बोलते हैं एपी। एपी एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्यार का नाम है, घर का नाम है। इसको हम प्यार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी बुलाते हैं। जैसे चुन्नू, मुन्नू, चिंटू, बिट्टू, वैसे ही एपी। तो एपी का मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। देखिए, ऐसे पहली टर्म 3, नेक्स्ट टर्म से 5, 7, 9, 11, 13। तो अब देखिए, क्या ये एक सीक्वेंस है? ऑफ कोर्स एक सीक्वेंस है, क्योंकि देखिए यहां पर एक रूल फॉलो हो रहा है और यहां पर एक ऑर्डर है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस तरफ ये इंक्रीज हो रहा है। और रूल क्या है? 3 के अंदर अगर मैंने 2 ऐड करा तो मेरे पास 5 आ गया। 5 के अंदर अगर मैंने 2 ऐड करा तो मेरे पास 7 आ गया। 7 में अगर मैंने 2 ऐड करा तो 9 आ गया। तो हर नंबर में जब मैं 2 ऐड करता हूं तो नेक्स्ट वाली टर्म मिल जाती है। ये मेरा रूल है। तो ये सीक्वेंस तो है। अब ऐसे सीक्वेंस जिनमें कोई भी टर्म अपने प्रेसिडिंग टर्म से इक्वल अमाउंट में बड़ी हो, मतलब अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितना है? 2 है। वैसे अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितना है? 2 का है। वैसे इन दोनों की बात करूं तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 का है। वैसे इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का है। So a sequence in which each term differs from its preceding term by a constant, या constant है 2। हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से बड़ा है या छोटा है, तो उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हो सकता है ऐसा कहें कि सर तब तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो भी तो एपी होना चाहिए। देखिए यहां पर है 2, 4, 8, 16, 32, 64। 64 और 32 का अगर मैं गैप देखना चाहूं तो मैं देखूंगा ये 32 का गैप है। 64 माइनस 32 इज 32। 16 और 32 के बीच का गैप कितना है? 16। 8 और 16 के बीच का गैप कितना है? 8। 4 और 8 के बीच का गैप कितना है? 4। 2 और 4 के बीच का गैप कितना है? 4। वैसे ही इस वाली सीक्वेंस की बात करूं तो 3 और 9 में डिफरेंस कितना है? 6 का। 9 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 का, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है सारे सीक्वेंसेस एपी नहीं हो सकते, पर सारे एपी सीक्वेंस जरूर होंगे, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन में सीक्वेंस आ रहा है, हम इसको डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं कि अ सीक्वेंस इन विच, सो वी कैन राइट ऑल एपी आर सीक्वेंसेस बट ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट एपी। तो चलिए एक एपी और लिखते हैं हम यहां पे। हम यहां लिखते हैं 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी होने का मतलब है कि कोई भी दो एडजेसेंट टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में कॉमन रहना चाहिए। इसका मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस में निकालता हूं तो वो जितना डिफरेंस आ रहा है उतना ही डिफरेंस इन दोनों टर्म्स के बीच में आना चाहिए, इन दोनों टर्म्स के बीच में आना चाहिए और इन दोनों टर्म्स के बीच में भी आना चाहिए। और अगर हम आगे लिखते तो आगे वाले टर्म्स में भी इन दोनों टर्म्स के बीच में भी वही डिफरेंस आना चाहिए था। जैसे हम लिखेंगे 11 माइनस 8 इज 3 एंड 14 माइनस 11 इज अगेन 3 एंड 17 माइनस 14 इज अगेन 3। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, जो गैप आ रहा है वो है 3 का गैप है। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 23।
तो अब देखिए ये सीक्वेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर एक इंक्रीजिंग पैटर्न है। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। और क्या हर टर्म अपने पिछली वाले टर्म से कोई कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये वाली टर्म इससे 3 से इंक्रीज हो रही है, वैसे ये वाली टर्म इससे 3 से इंक्रीज हो रही है, वैसे ये वाला टर्म इससे 3 से इंक्रीज हो रही है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस तो एपी है। तो चलिए ऐसा ही एक और सीक्वेंस देखते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। तो हमारे पास में है अगला सीक्वेंस 11, 6, 2, -4, -9 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 11 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको हम कैसे निकालेंगे? 6 - 11, 6 - 11 इज -5। फिर निकालेंगे 2 - 6, 2 - 6 कितना होगा? -4। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? -5 का। इन दोनों के बीच में आ रहा है -4 का। इसका मतलब ये एपी तो नहीं है। अब आगे भी अगर देखते हैं तो -4 और -9 के बीच में देखते हैं तो -4 -9, यह आ जाएगा -4 + 9 विच इज इक्वल टू 5। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे माइनस होना था, अब ठीक है। तो यहां आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा -5। इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है -5 का, इन दोनों के बीच में भी गैप कुछ और ही आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है -4 का, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है -5 का। इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको एपी का थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। इस चैप्टर में हम बस इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अर्थमेटिक सीरीज की। अर्थमेटिक सीरीज बच्चों ये कोई बहुत अलग या अच्छी अजीब सी चीज नहीं है, बिल्कुल नई चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। देखते हैं क्या होता है। सपोज हमें एक एपी दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी है? चेक करें इसे। हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर टर्म की जो प्रीसीडिंग टर्म है, हर टर्म की प्रीसीडिंग टर्म है, हर टर्म की जो प्रीसीडिंग टर्म है, उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आना चाहिए। तो 4 - 2 इज 2, 6 - 4 इज 2, 8 - 6 इज 2, 10 - 8 इज 2, सब में 2 आ रहा है। इसका मतलब ये एक एपी है। चलिए एक और एपी लिखते हैं। इस बार लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, 35 एंड सो ऑन। चलिए एक और एपी लिख लेते हैं -10, -8, -6, -4, -2 एंड 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? जब हम एक बी के बीच में सब टर्म्स के बीच में प्लस साइन लगा देते हैं तो वो अर्थमेटिक सीरीज बन जाता है। बहुत ही आसान है बच्चों, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। कोई नई टर्म आ गई इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाएंगे। देखिए मैं बस प्लस लगा रहा हूं सबके बीच में, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है ये। या माइनस था तो मैंने प्लस लगा दिया इसके आगे और इसको ब्रैकेट में डाल दिया। और इसकी डेफिनेशन भी बहुत आसान है। इसकी डेफिनेशन होती है बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी वी गेट द कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। कहा था ना मैंने, बहुत आसान है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी। तो बच्चों एपी की जनरल टर्म पढ़ने से पहले हम कुछ एपीज को एनालाइज कर लेते हैं। सपोज हमें ये 4 एपी दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12, 15, -6, -3, 0, 3, 6, 100, 95, 90, 85 एंड 0। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो पॉज करिए और चेक करिए कि क्या ये चारों एपी ही हैं या फिर मैंने कुछ गलत लिख दिया है। वैसे तो मैंने कोशिश करी मैं एपी लिखूं, पर हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी हो, इसलिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। तो बच्चों इसके अंदर इस वाले एपी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म
उसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 2, क्योंकि वो सबसे पहले लिखी है तो वही फर्स्ट टर्म होगी। वैसे अगर इस एपी की बात करें तो इसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी? 3, यहाँ 3 लिख देते हैं। वैसे ही इस वाले एपी की बात करें तो इस वाले एपी के अंदर फर्स्ट टर्म क्या होगी? -6। और इस वाले एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगी? a = 100। तो फर्स्ट टर्म के बाद हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस, अब हमने एपी की डेफिनेशन में भी देखा था, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। अभी हमने एपी की डेफिनेशन में देखा था कि किन्हीं भी दो एपी की टर्म्स का, एडजेसेंट टर्म्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कांस्टेंट आता है। इट मींस 10 - 8 is 2, 8 - 6 is 2, और ये पूरे एपी में 2 ही रहेगा। किसी भी दो टर्म्स का, एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस 2 ही रहेगा, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इस केस में तो वो 2 है। इस केस में डी क्या होगा, कैसे निकालेंगे? कोई भी रैंडम टर्म ले लीजिए, सपोज 12 ले लिया, तो 12 और उसके जस्ट पहले वाले टर्म, तो 12 - 9 = 3। तो इसमें भी D3 आ रहा है। कोई भी रैंडम टर्म ले सकते हैं, सपोज हमने 9 ले लिया, तो 9 और उसके जस्ट पहले वाला टर्म, तो 9 - 6 is 3। वैसे 15 - 12, 15 - 12 is 3। इस वाले एपी में डी निकालते हैं। इस वाले एपी में डी क्या होगा? कोई भी रैंडम टर्म ले लेते हैं, से 0, तो 0 - -3 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया और यहां गया 3। तो इस वाली एपी का भी कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, इस वाली का भी कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा था। वैसे इसमें एक और कोई रैंडम टर्म लेते हैं, से 6, तो 6 - 3, 6 - 3 is 3, मतलब हमने सही निकाला है। वैसे इस वाली एपी की बात करें, इस वाले एपी में डी क्या आएगा? कोई भी रैंडम टर्म ले, से 85, तो 85 माइनस इसके जस्ट पहले वाले टर्म, इसके जस्ट पहले वाले टर्म है 90, तो 85 - 90 इज -5। तो बच्चों यहां पर आप कुछ एनालिसिस बना सकते हैं, कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे एपी की बनती है ए। सेकेंड टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a प्लस डी। थर्ड टर्म हम लिख सकते हैं a प्लस डी, ये वाली टर्म प्लस डी। अगली टर्म क्या लिखेंगे? ये वाले टर्म प्लस डी, मतलब a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, 3 बार डी आ गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डी बढ़ता जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी रैंडम टर्म को पकड़िए, से ये वाली टर्म ले लेते हैं हम। अगर हमें d निकालना है, चेक करने के लिए कि हम सही जा रहे हैं क्या, तो ये वाली टर्म देखिए, a प्लस 4d माइनस इसके जस्ट पहले वाले टर्म, इसके जस्ट पहले वाले टर्म ये वाली टर्म है, सो a प्लस 3d, इसको लिखेंगे a प्लस 4d माइनस a माइनस 3d। a से तो a कैंसिल हो गया और 4d माइनस 3d इज d। वैसे ही रैंडमली इस वाले टर्म को देखिए या इस वाले टर्म को देखते हैं। चलिए a प्लस 2d, तो d निकाल सकते हैं, a प्लस 2d माइनस इसके जस्ट पहले वाले टर्म, मतलब ये वाले टर्म, a प्लस 2d माइनस a प्लस d। देखिए यहां पे भी a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस d, तो d रह जाएगा। इसका मतलब हमने जो ये सीक्वेंस लिखा है वो भी एक एपी ही है, और ये एक जनरल सीक्वेंस है एपी का। जनरली हम एपी को ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारे पास में आ गया है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ रही है? a, या इसको हम लिख देते हैं a प्लस 0 इंटू डी। सेकेंड टर्म क्या आएगी? सेकेंड टर्म आ जाएगी ये वाली टर्म प्लस डी, इसका मतलब a प्लस डी। फिर हम लिखते हैं थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 2d। वैसे आएगी हमारे पास फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी? a प्लस 3d। इसको थोड़ा और कन्वीनियंटली हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट है वर्ड फर्स्ट आ रहा है,
तो यहां लिख देते 1 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो ही जाता, तो इसका मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस सेकेंड टर्म है तो यहां पे लिख देते 2 माइनस 1 डी, तो ये क्या हो गया a प्लस डी, ये वाली टर्म है, इसको हम ऐसा भी लिख देंगे। वैसे हम लिख लेते हैं a प्लस 3 माइनस 1 डी, जैसे थर्ड आ रहा है तो यहां 3 लिख दिया, वैसे यहां पे फोर्थ आ रहा है तो हम यहां पे फोर्थ लिख देंगे, 4 लिख देंगे, a प्लस 4 माइनस 1 डी। वैसे अगर यहां पे फिफ्थ टर्म की बात करते हैं, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, इसको तो हमने 1 2 3 4 सीक्वेंस बना लिया, इस वजह से लिख दिया, पर यहां पे कैसे लिखेंगे, a प्लस 4 है तो यहां पे फिफ्थ है, यहां 5 लिखेंगे, यहां फोर्थ था तो यहां 4 लिखा था, यहां थर्ड था यहां 3 लिखा था, यहां सेकंड था तो यहां 2 लिखा था, यहां फर्स्ट था यहां 1 लिखा था, फिफ्थ है तो 5 माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही अगर हम और नीचे देखते जाएं और नीचे टर्म्स करते जाएं और आगे आगे के टर्म्स हम देखते जाएंगे तो हम देखेंगे एक टर्म आएगी nth टर्म, nth टर्म, nth कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 100 1000 10,000 लाख, कुछ भी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस n, क्योंकि यहां पे 5 से कब लिखा था हमने, जब यहां फिफ्थ आ रहा था, 4 कब लिखा था, जब मैं फोर्थ आ रहा था, वैसे हम यहां पे n लिखेंगे क्योंकि यहां पे nth आ रहा है, माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये जो टर्म आई है इसको बोलते हैं हम nth टर्म, और nth टर्म को यूजुअली हम डिनोट करते हैं tn के साथ में, t और सबस्क्रिप्ट में n, सो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको एकदम रट जाना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो बच्चों अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा है कि हम एपी को जनरल फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरह से कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इसमें हमने ये भी देखा था कि इसको तो बोलते हैं हम इसकी एपी की फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं हम एपी की सेकंड टर्म, इसे बोलते हैं हम एपी की थर्ड टर्म, और ऐसे आगे जाते 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 आती है nth टर्म, nth टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं tn से। और tn का फॉर्मूला हमने देखा था, अगर हमसे कहा जाता है कि nth टर्म निकालना है उसको हम कैसे निकालते हैं, हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें, आपको इस फॉर्मूले को याद रटना है, एकदम अच्छे से घोट के पी जाना है। इसके बाद में कुछ और जरूरी बातें, जैसे हम डी कैसे निकालना होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं, कोई भी रैंडमली एक टर्म ले लीजिए, सपोज ये वाली टर्म ले ली हमने a प्लस 3d, उस टर्म के जस्ट पहले वाली टर्म को लिख लीजिए a प्लस 2d, और इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो भी रिजल्ट आता है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इससे आपको ये फॉर्मूलाज और भी अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द 16th टर्म ऑफ एपी 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये एपी दे रखा है हमें, इसकी हमें 16th टर्म फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो हमारे एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो इसे लिख दिया a इक्वल टू 3। इसके बाद हम लिखेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है अभी अभी हमने डिस्कस किया था। इस पूरे एपी में से जो पूरा सीक्वेंस आपको दे रखा है उसमें से कोई सा भी रैंडमली एक नंबर चूज कर लीजिए, सपोज 9, हमने 9 चूज कर लिया तो यहां लिख देंगे 9। अब जो भी नंबर हमने चूज करा उसके जस्ट पहले वाला नंबर वो भी लिख दीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां पर आ गया हमारे पास d इक्वल टू 2। और अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें 16th टर्म फाइंड करनी है, 16 टर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, हियर n इज इक्वल टू 16। तो अब हम 16th टर्म निकाल सकते हैं। 16 टर्म को हम डिनोट कैसे करेंगे, t16। हम यहां पे क्या लिखते थे tn, तो n की जगह तो यहां पे आ गया 16, तो इसलिए हम लिख रहे हैं इसको t16। तो t16 इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा
a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पर a क्या है 3 है, इसको रख देते हैं, प्लस n क्या है, n की वैल्यू 16 है, इसको भी रख देते हैं, माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, d की वैल्यू है 2, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 16 माइनस 1 इज 15, 3 प्लस 15 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 15 इंटू 2 इज 30, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 33. दिस इज आवर आंसर. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमें दे रखा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी 14, 9, 4, -1, -6 एंड सो ऑन. तो चलिए इसको कैसे करना है देखते हैं. सबसे पहले तो हम लिखते हैं हमारी फर्स्ट टर्म ए. फर्स्ट टर्म क्या आ रही है इसके अंदर, हमारी फर्स्ट टर्म आ रही है 14. इसके बाद हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका था कि रैंडमली कोई सा भी एक टर्म चूज कर लीजिए. सपोज हम -1 को चूज कर लेते हैं, इसको लिख लिया -1, उसकी जस्ट पहले वाली टर्म को लिखिए, उसकी जस्ट पहले वाली टर्म है 4 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां पे लगा दिया माइनस साइन, तो -1 -4 इज -5. इसके बाद देखिए हम लिखेंगे n की वैल्यू क्या है यहां, क्योंकि हमें 12th टर्म निकालनी है, इसका मतलब हमारे n की वैल्यू आएगी यहां पर 12, और हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहां पे जो जो वैल्यू हम जानते हैं वो सब रख देंगे, तो tn इट मीन्स t12 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 14, तो 14 प्लस n माइनस 1 इट मीन्स 12 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है -5 है, तो इसको ब्रैकेट लगा के लिख दिया -5. अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, 14 आया, ये -5 और प्लस है, तो यहां पर आ जाएगा -5 इंटू 12 माइनस 1 इज 11. इसको सॉल्व करा तो आया 14 माइनस 55. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 41. दिस इज आवर आंसर. इसका मतलब है अगर हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते, कब तक बढ़ाते, जब तक 12th टर्म नहीं आ जाती. अभी हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12th टर्म जब आएगी तब तक इस एपी की वैल्यू हो चुकी होगी 41. तो चलिए आगे देखते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमें दे रखा है इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज 5n माइनस 2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म. तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n माइनस 2, इसका मतलब हमें tn दे रखा है, tn इक्वल टू 5n माइनस 2. हमें nth टर्म को n की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दे रखा है. अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूं तो यहां पे भी तो n 1 हो जाएगा, इट मींस 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3. तो t1 क्या है, t1 इज आवर फर्स्ट टर्म. t1 क्या है, फर्स्ट टर्म. वैसे t2 की बात करें, t2 में यहां पे n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 5 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8. ये 8 होगा. इसके बाद देखिए बात करते हैं हम t3 की. t3 क्या होगा, 5 इंटू n की जगह रख देंगे 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 15 माइनस 2. ऑन सॉल्विंग वी गेट 13. वैसे अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो हम पहुंचेंगे t19 पे. t19 क्योंकि हमें निकालना भी है. t19 क्या होगा, 5 इंटू 19 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 95 माइनस 2. ऑन सॉल्विंग वी गेट 93. तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया है विच इज 3, हमने 19 टर्म निकाल लिया है विच इज 93. अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने बात कर रखी है कि इसको कैसे निकालते हैं. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एपी में से कोई सी भी एक टर्म कंसिडर कर लीजिए. सपोज t3 कंसिडर कर ली, से t3 हमारे पास है 13. अब जो भी टर्म हमने कंसिडर करी है उसके जस्ट पहले वाली टर्म ले लीजिए. जैसे हमने t3 लिया तो अब t2 को ले लीजिए. तो t2 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है. तो कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करने के लिए हमें t3 माइनस t2 फाइंड आउट करना पड़ेगा विच इज 13 माइनस 8. ऑन सॉल्विंग यू गेट 5. तो कॉमन डिफरेंस d इज कमिंग आउट टू बी 5.
First term is coming out to be 3 and 19 term is 93. पर बच्चों एग्जाम में अगर आपने इस तरीके से अपना आंसर लिखा तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में लिखें। चलिए हम लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे ऑर्गेनाइज वे में। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम हमारी फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा एज tn इक्वल टू 5n माइनस 2, therefore t1 equal to 5 into 1 minus 2 which is equal to 5 minus 2 which is equal to 3. This is our answer. तो हमने फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड वाले प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक टर्म तो t1 है, हमें 2 टर्म चाहिए होती है, तो हम t2 को भी फाइंड आउट करते हैं। t2 equal to 5 into 2 minus 2 which is equal to 10 minus 2 which is equal to 8. And as t1 equal to 3, therefore d, common difference d equal to t2 minus t1 which is equal to 8 minus 3 which is equal to 5. हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 19th टर्म फाइंड करना है। तो वापस लिखेंगे एज tn इक्वल टू 5n माइनस 2, therefore t19 इक्वल टू 5 into 19 minus 2. On solving we get 95 minus 2 which is equal to 93. बच्चों एग्जाम में अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको वो इसी स्टाइल से, इसी पैटर्न में, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सॉल्व करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which term of AP 5, 9, 13, 17 is 81? हमें एक AP दे रखा है 5, 9, 13, 17। हमें ये बताना है कि 81 भी इसी AP का पार्ट है, पर वो कौन से नंबर पे आ रहा है। अगर 5 है वो फर्स्ट टर्म है, n जो है वो सेकंड टर्म है, 13 है वो थर्ड टर्म है, ऐसे करते 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे भी टर्म्स आएंगी। हमें बताना है कि 81 नंबर जो है वो कौन से टर्म पे आ रहा है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमें एपी दे रखा है 5, 9, 13, 17। सो इन गिवन एपी फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस D is equal to T2 minus T1 which is equal to 9 minus 5 which is equal to 4. So D is 4. अब हम लिखेंगे let nth term of this AP. कौन सा AP? This AP is 81. Let nth term of this AP is 81. Therefore tn equal to 81. तो इसका मतलब यहां पे हम tn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां पर a क्या है, a हमने लिखा 5 है, तो 5 प्लस n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, माइनस 1 इंटू डी, और d क्या है, 4 है, 4 इक्वल टू 81. दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 81 माइनस 5. इस 5 को मैं यहां ले गया और माइनस साइन आ गया यहां पे, विच इज इक्वल टू 76. दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल टू 76 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 19. एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास 19 आ जाएगा. दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 19 और ये माइनस 1 इधर चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस 1 which is equal to 20. So 20th term of given AP is 81. This is our answer. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमें दे रखा है which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 120 more than its 21st term. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है.
हमें एक एपी दे रखा है, ये वाला 3, 15, 27, 39, और हमें दे रखा है कि इसकी जो 21st टर्म है उसमें अगर हम 120 ऐड करें तो वो कौन सा टर्म बनेगा, हमें ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म ए वो कितना है, 3 है, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। अब हमें 21st टर्म फाइंड करना है, क्योंकि 21st टर्म फाइंड करके तो उसमें 120 ऐड करेंगे। तो 21st टर्म निकालने के लिए लिखेंगे T21 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पे n क्या है, 21 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू आ गई 21, a की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 प्लस 21 माइनस 1 इज 20, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 12। सो वी गेट 3 प्लस 12 इंटू 20 इज 240 विच इज इक्वल टू 243। सो T21 इज 243। अब हमसे कहा जा रहा है कि कौन सी टर्म होगी जो इससे 120 मोर होगी। तो हम लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड टर्म इज nth टर्म। रिक्वायर्ड टर्म इज nth टर्म। इसका मतलब टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये वाली जो टर्म होगी वही हमारी टर्म होगी जब T21 में 120 ऐड कर देते हैं। तो यहां पे टी एन की जगह हम लिख सकते हैं 243 विच इज T21 प्लस 120 मोर, ऐसा बोल रहा है ये, इक्वल टू ए क्या है, ए वापस हमारी फर्स्ट टर्म है विच इज 3 प्लस एन माइनस 1। एन तो हमें पता ही नहीं है, एन तो हमें फाइंड आउट करना है, और डी क्या है, डी आ रहा है हमारे पास 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 243 प्लस 120 इज 363, और ये वाला 3 जब इधर आ जाएगा तो यहां आ जाएगा -3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। अब इसको लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 12, दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 360। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 12। 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। दिस इंप्लाइज n इक्वल टू, और ये -1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 30 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 31। सो n इज 31। इसका मतलब इस एपी की 21st टर्म में अगर हम 120 ऐड करें तो इस एपी की 31st टर्म हमें मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 51 अ टर्म ऑफ एपी 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि 51 क्या इस एपी का पार्ट है, इस एपी की कोई एक टर्म है, हमें यह बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 51। हमने ऐसा मान लिया कि 51 इस एपी का पार्ट है और वो nth टर्म है, nth टर्म पे जाके 51 आता है। तो चलिए इस n को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें दे रखा है Tn इक्वल टू 51, इट मीन्स a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 51 आना चाहिए। और हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है, यहां पे a की वैल्यू है 5, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां पर रख देते हैं इन वैल्यूज को, तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 3 इक्वल टू 51। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 51 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 46। This implies n minus 1 equal to 46 divided by 3. This implies n equal to 46 divided by 3 plus 1. ये -1 इधर जंप कर गया और यहां बन गया +1 equal to 46 plus 3 divided by 3 which is equal to 49 divided by 3. और ये कितना आएगा, 16 1/3। सो n की वैल्यू आ रही है 16 1/3, पर हम जानते हैं एज
n is a natural number. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्यों बोल रहे हैं हम? हमने देखा था नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और यहां पे n क्या है? एपी में n क्या होता है? n तो काउंटिंग नंबर ही होता है ना। फर्स्ट टर्म क्या होती है? n इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म क्या होती है? n इक्वल टू 2। थर्ड टर्म क्या होती है? n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो n क्या है? n इज ए काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। इसका मतलब n की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकती। इसका मतलब हुआ कि tn इक्वल टू 51, ये जो हमारा अजम्पशन था वो गलत है। और वी हैव प्रूव्ड दैट 51 is not a term of an AP 5, 8, 11, 14. चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 10, 7, 4 एंड -62। देखिए इस वाले AP में एक यूनिक चीज ये है कि इसकी हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और इसकी हमें लास्ट टर्म भी दे रखी है, और हमसे कहा जा रहा है कि इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है। इस AP की बिल्कुल बीच की टर्म फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले तो देखिए हमें दे रखा है a इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म इज 10, d इक्वल टू 7 माइनस 10, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 विच इज -3। देखिए कॉमन डिफरेंस बार नेगेटिव आ रहा है। और हमें ऐसा दे रखा है कि लास्ट टर्म है -62, इट मीन्स tn इक्वल टू -62। अब हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है। उसके लिए पहले ये नेसेसरी है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करें कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। लास्ट टर्म है -62, tn इक्वल टू -62, लास्ट टर्म में फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू -62। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है -3, यहां लिखा -3 इक्वल टू -62। दिस इंप्लाइज -3 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू -62 -10। ये 10 इधर चला जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -72। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल टू -72 डिवाइड बाय -3। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया और 72 से 3 कैंसिल आउट हो जाके आ जाएगा 24। दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 24 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 25। n की वैल्यू आ गई है मेरे पास 25। अब हमें यह तो पता लग गया कि इस एपी में 25 टर्म्स हैं। अब हमें इसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। मिडिल टर्म कौन सी होगी एपी की? देखिए इस एपी की बात अपन बाद में करेंगे। हम पहले देखते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच की मिडिल टर्म फाइंड करने का क्या तरीका है। देखिए सपोज हमें दो नंबर दे रखे हैं से 10 एंड 20। अब हमसे कहा जाता है कि 10 और 20 की मिडिल टर्म फाइंड आउट करिए। तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 30/2। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 15। 10 और 20 को हमने क्या करा? ऐड करके डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमें इसकी मिडिल टर्म मिल गई विच इज 15। अब सपोज हमें कहा जाता है कि 10 एंड 21 इन दोनों के बीच की टर्म फाइंड करनी है, इन दोनों की मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? 10 प्लस 21 डिवाइड बाय 2 करेंगे वापस से, विच इज इक्वल टू 31/2। और ये कितना आ रहा है? 15.5। 15.5 आ रहा है। इसका मतलब 10 और 21 के बीच में दो मिडिल टर्म्स होंगी। ऊपर वाले केस में एक थी, नीचे वाले केस में दो मिडिल टर्म्स होंगी। वन इज 15 एंड अनदर वन इज 16। वैसे अगर बात करें, हमसे कहा जाए कि 7 एंड 21, 7 एंड 21, 71, 7 एंड 71 की मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? 7 प्लस 71 डिवाइड बाय 2। 7 प्लस 71 इज 78 डिवाइड बाय 2। ऑन सॉल्विंग वी गेट 39। 39 इज द मिडिल टर्म ऑफ 7 एंड 71। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमसे कहा जाए कि 10 एंड 71, वापस 71, 10 एंड 71 की मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। करते हैं 10 प्लस 71 डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 40.5। इट मींस 10 और 71 के बीच की मिडिल टर्म्स है 40 एंड 41। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा।
अब देखिए यहां पर हमें दे रखा है n इक्वल टू 25। इसका मतलब हमें 1 एंड 25 के बीच की टर्म फाइंड करनी है, 1 एंड 25 की मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, 25 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करा तो आया 13। मतलब इस एपी की 13th टर्म फाइंड करेंगे तो हमें इस एपी की मिडिल टर्म मिल जाएगी। इसका मतलब T13 इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए क्या है, यहां पर ए क्या है, 10 है। 10 प्लस 13 माइनस 1 कितना हुआ, 12 हुआ, इंटू डी, डी कितना है, -3 है, -3 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 36 इक्वल टू -26। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। T13 कितना है, -26। इस पूरे एपी की मिडिल टर्म क्या है, -26 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड दैट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। हमें ऐसा दिया गया है कि कोई एक एपी है, उसका 4th और 8th टर्म का सम तो है 24 और उसकी 6th और 10th टर्म का सम है 44। हमें इस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। Let A be the first term and D be the common difference of the given AP. Then T4 plus T8, T4 and T8 इस AP का 4th टर्म और 8th टर्म का सम हमें दे रखा है 24। इसको लिख सकते हैं हम A प्लस n माइनस 1D। यहां पर n क्या है, 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस T8 की जगह लिखेंगे 4A प्लस 8 माइनस 1D, n माइनस 1 की जगह लिखेंगे 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस A और A ऐड हो जाएंगे, तो आ गया 2A प्लस 4 माइनस 1 इज 3D प्लस 8 माइनस 1 इज 7D इक्वल टू 24। दिस इंप्लाइज 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। इसका मतलब a प्लस डी इन ए प्लस 5d, इसमें से 2 कॉमन निकल गया और 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 24 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12d, 12। सो a प्लस 5d इज 12। दिस इंप्लाइज a प्लस 5d इक्वल टू 12। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं। अब हमें ऐसा दिया हुआ है कि 6th और 10th टर्म का सम है 44। चलिए कर लेते हैं 6th और 10th टर्म का। सो T6 प्लस T10 इक्वल टू 44। अब वैसे ही करेंगे A प्लस n माइनस 1D, n क्या है, 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1D, n माइनस 1D आना था, n की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1D इक्वल टू 44। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 2A प्लस 6 माइनस 1 इज 5D प्लस 9D इक्वल टू 44। दिस इंप्लाइज 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। दिस इंप्लाइज A प्लस 7D इक्वल टू 22। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, एक तो A है और एक D है। इधर भी एक तो A है और एक D है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें हमारी A की और D की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर A और D की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब हमारी AP की फर्स्ट 3 टर्म्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देखा था कि अगर हमें 2 इक्वेशन दे रखी हो जिनके 2 वेरिएबल होते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे। एक तो पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, एक पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पढ़ा था हमने एलिमिनेशन मेथड और एक पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। इस स्टेप को हम ऐसा लिखते हैं कि a इक्वल टू 22 माइनस 7d। ये जो a की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
substituting value of a in equation 1। इस a की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 22 माइनस 7d प्लस 5d इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज 22 और माइनस 7d प्लस 5d बन जाएगा माइनस 2d इक्वल टू 12। इसमें से 22 को हम इधर ले जा सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2d इक्वल टू 12 माइनस 22 विच इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इंप्लाइज d इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 10 कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया d इक्वल टू 5। d की वैल्यू 5 आ गई, तो हम a की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस d की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं क्या आएगा। a इक्वल टू 22 माइनस 7 इंटू 5। d की वैल्यू है 5, d की जगह लिख दिया 5, तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 22 माइनस 35। दिस इज इक्वल टू 22 माइनस 35 इज माइनस 13। अब हमें एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई माइनस 13। सेकेंड टर्म कितनी होगी? माइनस 13 प्लस हमारा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है, प्लस 5 माइनस 13 प्लस 5। और नेक्स्ट टर्म क्या होगी? माइनस 13 प्लस 5 इंटू 2। उसको देखते हैं, आएगा माइनस 13। सेकेंड टर्म आएगी माइनस 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 8। और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस 3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है द 8th टर्म ऑफ एपी इज 0। 8th टर्म ऑफ एपी की 0 है। प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। और हमें क्या प्रूव करना है? किसी 38th टर्म है वो 18th टर्म की जस्ट ट्रिपल है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसे। सबसे पहली बात तो हमें दे रखी कि 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो हम वही लिख कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी a है और कॉमन डिफरेंस d है। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन ap। और अब हमें दे रखा है कि t8 कितना है? 0 है। 8th टर्म कितनी है? 0 है। इट मीन्स a प्लस n माइनस 1d, यहां पे n क्या है? 8 है। so a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0 आ रहा है। दिस मीन्स a प्लस 7d इक्वल टू 0। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 38th टर्म 18th टर्म की ट्रिपल है। तो सबसे पहले 38th टर्म फाइंड करते हैं। t38 क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d, n क्या है? 38 है। सो 38 माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल टू a प्लस 37d। और वैसे हमें 18 टर्म भी फाइंड करनी पड़ेगी। t18 कितना हो गया? a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कितना होगा? 18 माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल टू a प्लस 17d। तो अब हमारे पास t8 आ गया है, t38 आ गया है और t18 आ गया है। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है कि a इक्वल टू माइनस 7d, a इक्वल टू माइनस 7d। अब इस a की वैल्यू t38 में यहां पर रख देते हैं और t18 में यहां पर रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इधर तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 7d प्लस 37d विच इज इक्वल टू 30d। तो t38 आ गया है 30d। वैसे इसकी बात करें तो यहां पर भी a की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस 7। तो a माइनस 7d प्लस 17d विच इज इक्वल टू 10d। क्या आ गया है? t18 इक्वल टू 10d। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर मैं t18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, t18 इंटू 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10d विच इज इक्वल टू 30d। 30d किसकी वैल्यू है? t38 की। तो यहां लिख देता हूं t38।
So 3t18 equal to t38. 3 times of 18th term is equal to 38th term of an AP. Hence proved. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमें दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग APs द सेम. और हमारे दो एपीज हैं 13, 19, 25 एंड सो ऑन एंड 69, 68, 67 एंड सो ऑन. देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास दो एपी दे रखे हैं. एक के अंदर टर्म्स इंक्रीज हो रही है. जैसे जैसे एपी आगे बढ़ रहा है इसका जो पैटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है. जैसे पहले 13 था, 19 13 से बड़ा है, 25 19 से बड़ा है. अब जो अगली टर्म आएगी वो 25 से भी बड़ी होगी. और वैसे दूसरा एपी है कि 69, उससे कम है 68, उससे कम है 67 एंड सो ऑन. तो ये चीज पॉसिबल है कि आगे जाके इस एपी में आगे जाके और इस एपी में आगे जाके कोई एक ऐसी टर्म आए जो इन दोनों ही एपीज में सेम होगी. बस हमें वही वाली टर्म फाइंड आउट करनी है. तो चलिए करते हैं. सबसे पहले तो अज्यूम कर लेते कि nth टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों ही एपीज में सेम है वो टर्म है n. सो let nth term of the given progression be tn. इन दोनों ही प्रोग्रेशन के लिए हमने जो nth टर्म सपोज करी वो है tn. अब दोनों एपीज को यहां लिख लेते हैं 13, 19, 25 एंड सो ऑन. और इधर लिख लेते हैं 69, 68, 67 एंड सो ऑन. अब यहां पे देखिए यहां फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पर a है 13 और यहां पे कॉमन डिफरेंस d क्या होगा 19 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 6. वैसे अगर इस वाले एपी की बात करें तो a क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी हमारी 69 एंड कॉमन डिफरेंस d कितना होगा 68 माइनस 69 विच इज इक्वल टू माइनस 1. चलिए अब यहां पर हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं इस वाले एपी के लिए tn टर्म फाइंड करने के लिए. tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू है 13, d की वैल्यू है 6 और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो tn की वैल्यू यहां से तो आ गई 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 6. वैसे tn की वैल्यू यहां पर भी निकाल देते हैं. tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहां पर जो a है वो तो है 69, जो d है वो है -1 और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ये जो tn है दोनों ही टर्म है दोनों इक्वल है, सेम आ रही है. तो ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. तो 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 69 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1. अब इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं और इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 और ये माइनस साइन इधर जाके प्लस हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6 यहाँ पे माइनस 1 था. यहाँ पे 69 माइनस इधर से 13 गया इधर आ जाएगा 69 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 56. और इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 6n माइनस 6 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 56. 6n और n ये हो गया 7n माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 और माइनस 7 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा 56 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 63. It means 7 is equal to 63 divided by 3 and 7 9s are 63. 9 हमारा आंसर आ गया. n equal to 9. तो इन दोनों ही एपीज के लिए जो 9th टर्म आएगी वो दोनों ही एपीज में सेम होगी. अब ऐसा कहा गया है कि हमें टर्म भी फाइंड आउट करनी है. तो चलिए टर्म को भी फाइंड आउट कर लेते हैं. चलिए इस वाले एपी में या फिर इस वाले एपी में, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू -1 है तो कैलकुलेशन आसान होगी. यहां पे हम T9 फाइंड करेंगे. T9 वो कौन सी टर्म है जो कॉमन है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो यहां हो जाएगा 69 प्लस n माइनस 1 9 माइनस 1 इंटू -1. ये वाला टर्म एज इट इज लिख दिया, बस यहां पे n की जगह लिख दिया मैंने -1, n की जगह लिख दिया 9. तो यहां से आ गया 69 प्लस यहां पे -1 और ये आ जाएगा 8. तो हमारे पास आ गया 61. 69 माइनस 8 इज 61. दिस इज आवर आंसर. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं.
हमें दे रखा है इन द गिवन एपी इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p। जो pth टर्म है, अभी तक हम nth टर्म की बात कर रहे थे, पर इस बार pth टर्म है। pth टर्म कितनी है? q है। और qth टर्म कितनी है? p है। देन शो दैट द nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। देन अब देखिए हमारे पास में tp टर्म क्या होगी? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यहां पे हम n लिखा करते थे, पर यहां क्योंकि n की जगह p है तो यहां लिखेंगे p माइनस 1d। और tp कितना दे रखा है हमें? tp हमें q दे रखा है। सो q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और वैसे ही tq क्या होगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स p इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास a और a कैंसिल हो जाएगा। यहां पे भी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस डी आएगा और यहां पे भी माइनस डी आएगा। ये d और ये d कैंसिल हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा q माइनस p इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी माइनस a प्लस क्यू डी माइनस डी। इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो आ जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी माइनस a माइनस क्यू डी प्लस डी। इस a से ये a कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया q माइनस p इक्वल टू, अब देखिए यहां पे जो d है प्लस और माइनस, ये d भी कैंसिल होंगे। अब यहां पे d कॉमन आ रहा है, एक्चुअली माइनस d कॉमन आ सकता है, हम निकालते हैं माइनस d कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q माइनस p। यहां भी q माइनस p है, यहां भी q माइनस p, तो ये कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आ गया d इक्वल टू माइनस 1। अब इस d इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू को हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं या 2 में भी रख सकते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में ही रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस माइनस आ जाएगा यहां पे माइनस क्यू प्लस 1 p इक्वल टू a माइनस क्यू प्लस 1। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस 1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है और हमारे पास d इक्वल टू माइनस 1 ऑलरेडी है ही सही। अब हम हमारी nth टर्म निकालते हैं। तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे सब जो नोन वैल्यूज है वो रख देते हैं। a की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस यहां पे क्या आएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n प्लस 1। इस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हुआ और हमारे पास आ गया nth टर्म इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है इफ m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m इज नॉट इक्वल टू n, शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। चलिए करते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम वही चीज ये लिखेंगे जो हम अब तक लिखते आ रहे थे कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। देन tm सबसे पहले tm निकालते हैं। tm क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा और हमें देखा है इसका m टाइम्स निकालना है। सो m इंटू tm इक्वल टू am प्लस m माइनस 1 इंटू dm। और वैसे ही tn कितना है, a प्लस n माइनस 1d और इसका n टाइम्स निकालेंगे तो ntn इक्वल टू na प्लस n माइनस 1 इंटू dn।
इस क्वेश्चन में दे रखा है कि m टाइम्स ऑफ tm एंड n टाइम्स ऑफ tn आर इक्वल, इट मीन्स m tm इक्वल टू n tn। तो इसको इक्वेट करेंगे तो आएगा am प्लस m माइनस वन इंटू dm इक्वल टू na प्लस n माइनस वन इंटू dn। इस पूरी टर्म को उठा के यहां डाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा am माइनस an यहां आ गया प्लस m माइनस वन इंटू dm, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस n माइनस वन इंटू dn इक्वल टू 0। अब इसमें से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन निकाला तो यहां आ गया m माइनस n प्लस यहां से d कॉमन आ रहा है तो यहां d कॉमन निकाला तो यहां रह गया m माइनस वन इंटू m माइनस n माइनस वन इंटू n इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा m माइनस n प्लस d, यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस और प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस n इक्वल टू 0। इट मीन्स a m माइनस n, सिंपल साइन भी लगेगा साथ में, प्लस d, और यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, m प्लस n इंटू m माइनस n, और यहां पे क्या बचा माइनस m माइनस n, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। दिस इंप्लाइज, अब देखिए यहां पे m माइनस वन है, यहां पे m माइनस n है, यहां पे m माइनस n है, तो पहले m माइनस n को इस वाले ब्रैकेट में से, इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में से बाहर निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m माइनस n प्लस d टाइम्स ऑफ m माइनस n, और अंदर क्या बचा m प्लस n, और यहां से m माइनस n कॉमन आया तो यहां बचा माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरी टर्म में से m माइनस n फिर से कॉमन आ रहा है, उसे भी निकाल लेते हैं तो m माइनस n, और यहां अंदर रह गया a प्लस d, और यहां से भी m माइनस n चला गया तो क्या बचा m प्लस n माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाली टर्म बन रही है, यहां पर n क्या है m प्लस n है, n की वैल्यू क्या है, n की जगह आ गया m प्लस n, इट मीन्स दिस इज m प्लस nth टर्म। दिस इंप्लाइज ये m माइनस n तो नीचे चला जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा, और यहां क्या बचेगा a प्लस d इंटू m प्लस n माइनस वन इंटू d, दिस इट मीन्स इट इज tn विच इज इक्वल टू 0, सॉरी tm प्लस n है ये, so tm प्लस n इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।